SARE Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SARE Foundation for the Blind. Our passion, special education. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ओके, टाइम हो गया, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे और अपने टेस्ट के लिए भी रेडी रहेगा जो हमने लेना है संडे को। सो वी हैव टू बिगिन। ओवर टू मिस राबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना रिमेनिंग टॉपिक ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्री केन टेक्निक को डिस्कस किया था और देन हमारे पास आज का टॉपिक है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में मोबिलिटी विद वाइट केन टेक्निक्स। इसमें दो तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं, इंडोर एंड आउटडोर। ठीक है, इंडोर टेक्निक एंड आउटडोर टेक्निक। इंडोर में कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हम इनको देखते हैं। इंडोर में हमारे पास सबसे पहले क्या है, बेसिक हैंड ग्रिप विद केन। ठीक है, केन के साथ हमने मीन्स के जब हमने केन को पकड़ना है तो किस तरीके से पकड़ना है। तो केन को पकड़ने का तरीकाकार ये है कि आपने केन को आपने अपनी पाम को केन के ऊपर रखना है। ठीक है, केन के उस एरिया में जो ग्रिप करने की जगह है जिसको हम हैंडल या ग्रिप बोलते हैं, पाम को उसके ऊपर रखना है। देन आपका जो थंब है वो राइट साइड पे और आपकी थ्री फिंगर्स आपका थंब लेफ्ट साइड पे एंड आपकी थ्री फिंगर्स राइट साइड पे होंगी और इंडेक्स फिंगर आपकी केन के बिल्कुल ऊपर होगी, थंब और थ्री फिंगर्स के सेंटर में। इस तरह से आप केन को होल्ड करेंगे। देन केन को स्लाइड शेप में आप पकड़ेंगे, मींस के आप केन की जो ग्रिप वाली साइड है वो आपके थोड़ा सा बेली बटन के इक्वल होगी। ये रिकमेंडेड है, ठीक है, मींस के बुक्स के अंदर या इंटरव्यू पीपीएससी के क्वेश्चंस के हवाले से इस तरह से है। अदरवाइज केन को इसी तरीके से होल्ड किया जाता है जो कंफर्टेबल हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देन केन का जो टिप वाली साइड है वो आपके फुट से 2 स्टेप आगे होगी, फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो ये केन को पकड़ने का तरीका है। देन नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नॉर्मल वॉक विद वाइट केन। नॉर्मल वॉक विद वाइट केन इस तरह से करनी है हमने कि वाइट केन को होल्ड करने के बाद हम 2 टैप के साथ नॉर्मल वॉक करते जाएंगे। मीन्स के हम सबसे पहले केन को हमने अपने राइट हैंड से होल्ड किया, होल्ड करने के बाद केन को हमने अपने राइट हैंड के राइट फीट के बिल्कुल सामने टैप किया और फिर हमने जो अपना लेफ्ट फिट है वो आगे रखा और फिर हमने केन को उठाया और केन को लेफ्ट फुट के बिल्कुल सामने और फिर हमने अपना जो राइट स्टेप है उसको आगे फॉरवर्ड मूव किया। तो इस तरह से नॉर्मल वॉक करते जाएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है असेंडिंग स्टेयर विद केन। मीन्स के स्टेयर कैसे चढ़नी है, स्टेप्स को हमने कैसे अबूर करना है। ठीक है, तो स्टेप को कैसे सब नॉर्मल वॉक करते हुए हमें पता लगा, हमने डिटेक्ट किया क्या कि हमारे सामने स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स हमने कैसे चढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, केन की मदद से सबसे पहले जो स्टेप है उसकी वेट उसकी वेट नहीं उसकी लंबाई मीन्स के लेंथ, उसकी लेंथ और चौड़ाई और हाइट, इस चीज़ को मेजर करेंगे, डिटेक्ट करेंगे किसके साथ, केन के साथ। डिटेक्ट करने के बाद हमने अपना लेफ्ट हैंड मीन्स के समटाइम ऐसा होता है कि रेलिंग आपके लेफ्ट हैंड पे है या राइट हैंड पे है, जिस हैंड पे भी आपकी रेलिंग है उस हैंड से आप रेलिंग को जो है वो ग्रिप करेंगे। ग्रिप करने के बाद आप अपनी वाइट केन की मदद से आप 1 बाय 1 स्टेप लेंगे। सबसे पहले आप जो है वो स्टेप के ऊपर अपनी वाइट केन को रखेंगे। देन आप अपने फुट से जो है वो स्टेप के ऊपर फिर मीन्स के 1 स्टेप आपका वाइट केन जो है वो आगे होगी और इस तरह से आप मूव करते जाएंगे। और जैसे ही स्टेप्स खत्म हो चुकी हैं, स्टेप खत्म होने के बाद आप ये डिटेक्ट करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लेन बिल्कुल सरफेस है, मीन्स के कोई हर्डल्स तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है। तो इसको डिटेक्ट करने के बाद फिर आप नॉर्मल वॉक करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिसेंडिंग स्टेयर विद केन। उतरना कैसे है, इसी तरीके से आप स्टेप के करीब आ गए हैं, आपको पता चल गया मीन्स के आगे स्टेप्स हैं। स्टेप्स की जो है वो चौड़ाई लंबाई आप उसकी हाइट को मेजर डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद वंस अच्छा, इसमें केन को हमने पकड़ना कैसे है, पेंसिल शेप में, यानी वर्टिकल आपने पकड़ना है केन को। केन की जो शेप है उसको वर्टिकल रखना है, हैंड से होल्ड करके उसको वर्टिकल रखना है ऊपर से नीचे की तरफ को।
केन को स्लाइडली मूव नहीं करना, ठीक है, और ना ही स्लाइडली तरीके से पकड़ना है, बल्कि उसको वर्टिकल तरीके से पकड़ना है, बोथ में, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी, दोनों में। तो आपने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले आप स्टेप के ऊपर किसको रखेंगे, आप अपनी वाइट केन को रखेंगे, देन 1 स्टेप नीचे आएंगे और उसके बाद फिर आप अपनी वाइट केन को उठाएंगे और 1 स्टेप नीचे, और फिर आप अपना जो है वो राइट फुट जो है वो आप अपना नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आते जाएंगे। अब जो स्टेयर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, पासिंग थ्रू द डोरवेज विद केन। आपने डोर में से कैसे गुजरना है, विद केन, केन के साथ। तो आप पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी वाइट केन के साथ डोर, जब उसे पता चल गया, वो अवेयर है कि सामने मेरे डोर है, तो वो डोर की वाइट केन की मदद से डोर की चौड़ाई को डिटेक्ट करेगा कि डोर खुला है, बंद है, या फिर डोर जो है वो उसकी चौड़ाई कितनी है। तो अगर डोर बंद है तो वो इस चीज़ को देखेगा कि डोर का जो हैंडल है खोलने के लिए वो उसके लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। अगर लेफ्ट हैंड है तो केन को राइट हैंड से ग्रिप करेगा, अगर राइट हैंड पे है तो केन को लेफ्ट हैंड से ग्रिप करेगा, ठीक है। तो उस देन हैंडल से ओपन करेगा, डोर को ओपन करने के बाद सबसे पहले अपनी वाइट केन को अंदर लेके जाएगा। इसके बाद डिटेक्ट करेगा कि डोर ओपन करने के बाद कोई स्टेयर्स तो नहीं है या कोई हर्डल्स तो नहीं है, देन वो आगे मूव करता जाएगा। और वो डिटेक्ट करने के बाद रूम में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसने डोर शट किया और देन आगे मूव कर दिया, ठीक है। आगे मूव करने के बाद क्या है, अब जो है वो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिटिंग ऑन द चेयर विद केन। सिटिंग ऑन द चेयर विद केन मीन्स के रूम में एंटर होने के बाद चेयर है, ठीक है, वहां पे बैठना कैसे है। तो अपनी केन की मदद से चेयर को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद क्या देखा, डिटेक्ट करने के बाद अपने हैंड को जो चेयर है उसकी बैक साइड पे रखा, ठीक है, और फिर अपने हैंड की मदद से चेयर के आर्म तक, ठीक है, अपने हैंड की मदद से चेयर के आर्म तक आके उसने चेयर को शेक करके देखा कि चेयर कहीं टूटी तो नहीं हुई है। देन केन की मदद से चेयर और टेबल के सेंटर में स्पेस को चेक किया। स्पेस को चेक करने के बाद सिटिंग एरिया को डिटेक्ट किया। सिटिंग एरिया जहाँ पे हम चेयर पे बैठते हैं, तो सिटिंग एरिया को डिटेक्ट करने के बाद वो अपनी केन को फोल्ड करते हुए या केन को चेयर के साथ रखते हुए चेयर पे बैठ जाता है, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। देन नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल टेक्निक। डायगोनल टेक्निक बेसिकली क्या होती है, वाइट केन को हम डायगोनल टेक्निक में कैसे यूज करते हैं। डायगोनल टेक्निक मोस्टली इस तरह से यूज होती है, इसकी जो टिप होती है वो भी डायगोनल होती है, मीन बॉल शेप में होती है, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए हमने केन को होल्ड करके और हमने लेफ्ट और राइट तकरीबन 6 इंच हमने इसको जो है वो ड्रैग करना है केन को, ठीक है, स्लाइडली यूज करना है। और ये इंडोर भी यूज होती है और प्लेन सरफेस पे भी यूज होती है। आउटडोर कहीं एरिया ऐसा है जो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, वहां पे भी यूज हो सकती है। इसको हम कहते हैं स्लाइड टेक्निक भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास थी इंडोर टेक्निक्स, और अब हमारे पास है आउटडोर टेक्निक्स। इसमें है सबसे पहले हम सिंगल टैब है, डबल टैब है, ट्रिपल टैब है। तो हम इसमें सबसे पहले किसको देखते हैं, डबल टैब को, क्योंकि कॉमनली ये यूज होती है डबल टैब टेक्निक। तो केन को ग्रिप करने का वही तरीका है जैसे स्टार्ट में बताया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, केन हमारी जब हम स्लाइड शेप में केन को पकड़ते हैं, मीन्स के केन जो है वो हैंडल वाली साइड से हमारे बेली बटन के बिल्कुल इक्वल होती है। तो और जो केन की टिप है वो थोड़ा सा हमारे फुट से डिस्टेंस पे होती है। तो ये जो एंगल बनता है ये 45 का, केन का ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली केन का जो साइज होता है वो 115 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर है। ये उन हाइट वाले इंडिविजुअल के लिए है जो 5.5 फीट से लेकर 5 फीट 8 इंच या 9 इंच के हाइट के होते हैं, उनके लिए, ठीक है। तो अब जो केन की टिप है वो हमसे कितने डिस्टेंस पे होगी, 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट हमारी बॉडी से डिस्टेंस पे होती है केन की टिप, ठीक है।
तो अब डबल टैप से वॉक कैसे करनी है इंडिविजुअल ने, वो उसने ये करना है कि अपनी केन को स्लाइडली होल्ड किया, होल्ड करने के बाद अब उसने नॉर्मल वॉक करनी है डबल टैप टेक्निक के साथ। अब वो उसने केन को सबसे पहले अपने राइट फुट के सामने रखा, देन अपने लेफ्ट फुट को उठाया और वो आगे फॉरवर्ड की मूव किया, और फिर वाइट केन को लेफ्ट फुट के सामने रखा और राइट फुट को फॉरवर्ड मूव किया। इस तरह से वो डबल टैप टेक्निक को यूज करते हुए इंडिविजुअल मूव करता है फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास सिंगल टैप टेक्निक। सिंगल टैप टेक्निक ये बहुत ज़्यादा नैरो स्पेस में यूज़ की जाती है। जैसे अमंग द फील्ड हम वॉक करते हैं, मींस के खेतों के दरमियान में जैसे कोई एक पगडंडी होती है, बहुत ही नैरो ट्रैक होता है, वहाँ पे मूव करने के लिए सिंगल टैप टेक्निक यूज़ की जाती है। तो ये तकरीबन हमारे 1 फीट, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 फीट या 1 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मींस के ईजीली सिर्फ हमारा सिंगल जो फुट है वो वहाँ पे रखा जा सके। तो इसमें क्या है कि हम किस तरह से सिंगल टैप टेक्निक को यूज़ करेंगे। सिंगल टैप टेक्निक को इस तरह से यूज़ करेंगे जैसे कि हमने फुट रखा और फिर बिल्कुल फुट के बिल्कुल फ्रंट पे हमने, मींस के अपने जूते के बिल्कुल फ्रंट पे हमने वाइट केन को रखा, वाइट केन की टिप को जो है वो टैप किया। ठीक है, देन हमने अपना लेफ्ट फुट उठाया और बिल्कुल वाइट केन अब क्या करेगी, वाइट केन अब हमारे दोनों फुट के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। जब हमने अपना लेफ्ट फुट आगे फॉरवर्ड किया और हमारा जो राइट फुट है वो पीछे पीछे रखा हुआ है, तो वाइट केन कहाँ पे है, हमारे सेंटर में है दोनों फुट के। ठीक है, इस तरह से जब हमने अपनी केन को उठाया, केन को उठा के फिर अपने लेफ्ट फुट के बिल्कुल फ्रंट पे रखा और फिर हमारा जो राइट फुट है वो आगे फॉरवर्ड मूव किया, कहाँ पे, वाइट केन से आगे। ठीक है, इस तरह से मूव करते जाएंगे और लेफ्ट राइट थोड़ा सा ड्रैग करके देख लेंगे कि जो पगडंडी है वो कहीं ख़त्म तो नहीं होगी या हमारा रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई हर्डल्स तो नहीं है। तो इस तरह से हम सिंगल टैप टेक्निक को यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है ट्रिपल टैप टेक्निक। ट्रिपल टैप टेक्निक को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये ये फुटपाथ पे यूज़ की जाती है, फुटपाथ पे या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे जो है, अच्छा फुटपाथ का कितना होता है, ये तकरीबन 5 से 6 फुट चौड़ाई में होता है। अच्छा, ट्रिपल टैप टेक्निक को हमने कैसे यूज़ करना है, ट्रिपल टैप टेक्निक को हमने इस तरह से यूज़ करना है, इसको हमने बिल्कुल फुट्स के सामने नहीं रखना, बल्कि हमने इसको फुट के राइट फुट के बिल्कुल राइट साइड पे और लेफ्ट फुट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रखना है। 6-6 इंच दोनों साइड पे जो है, 6-6 इंच या फिर 6 इंच से 1 फीट के ड्यूरेशन में आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, केन की टिप को। यानी कि आपने जब इसको राइट साइड पे टैप किया तो जो केन है और आपका फुट है उसके सेंटर में जो स्पेस है वो 6 इंच हो या 6 इंच से लेकर 1 फीट इसके राउंड अबाउट हो सकती है। ठीक है, फिर आपने राइट टैप करने के बाद आपने अपने दोनों फुट के सेंटर में टैप किया और सेंटर में टैप करने के बाद फिर आपने जब लेफ्ट साइड पे टैप किया तो फिर आपके 6 इंच या 6 इंच से 1 फीट इसके राउंड अबाउट आपने टैप करना है। और जब आपने लेफ्ट टैप किया, टैप करने के बाद फिर आपने राइट टैप नहीं करना, बल्कि फिर सेंटर और फिर राइट। ठीक है, फिर आपने सेंटर राइट से उठाया, फिर सेंटर और फिर लेफ्ट, इस तरह से आपने मूव करते जाना है। इसके अलावा आप ये टेक्निक्स यूज करने के साथ साथ अगर आपको ये हो कि मे बी आगे कोई हर्डल्स हो जो हमें हमारे फॉरहेड पे या कोई हमारी बॉडी को चोट वगैरह लग सकती है, तो इसके लिए फिर आप अपर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक यूज करते हुए भी जा सकते हैं वाइट केन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास शोर लाइनिंग। शोर लाइनिंग टेक्निक ये साहिल पे यूज की जाती है। किसी भी चीज के एज पे चलना, मींस के रोड के एज पे चलना या फिर किसी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ साथ, किसी वॉल के साथ साथ। ठीक है, जैसे समटाइम ऐसा होता है कि रोड पर जंगला वगैरह बना होता है, तो वहाँ पे हम जा रहे होते हैं, तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसके अलावा ये साहिल पे भी टेक्निक यूज़ की जाती है। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, इसको यूज़ करने का ये तरीकाकार है कि आप जब जा रहे हैं किसी जंगले के साथ, किसी वॉल या बिल्डिंग के साथ, मीन्स कि आपने उसका एक जो है वो अलाइन ली हुई है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे, पहले आपने अपनी वाइट केन को टैप करना है अपने राइट फीट। अगर
अगर वो जंगला या जो भी है वो आपके लेफ्ट साइड पे है तो आप ऐसे करेंगे, राइट साइड पे पहले केन को टैप करेंगे। टैप करने के बाद देन आपने क्या करना है, अपनी केन को उठा के उस एज पे टैप करना है जो आपके बिल्कुल साथ है, जैसे कि जंगला है या मीन्स के सरफेस भी आपकी जो है वो टैप से कवर हो और एज के साथ भी आपकी केन टच हो रही हो कि आप जिस चीज के बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं वो खत्म तो नहीं हो गई है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि जंगला या हमें इसका हमने एक सिंबल रखा होता है कि ये जब खत्म हो जाएगा तो हमने इसके पास से टर्न करना है लेफ्ट या राइट, जिस साइड पे भी आप जाना चाह रहे हैं। तो जब वो खत्म हो जाए, इस चीज को आप चेक करना चाह रहे होते हैं, तो ये हमारी है शोर लाइनिंग टेक्निक, क्रॉसिंग द रोड विद केन। तो ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक यूज नहीं की जाती है। इसमें बस इतना ही है कि आप जब रोड को क्रॉस करेंगे तो आप एक सिंबल रख लें कि आपने जेब्रा क्रॉसिंग के पास से जाके रोड को क्रॉस करना है, या फिर आप ये देख लें एफिशिएंटली अपनी हेयरिंग सेंस को यूज करते हुए कि गाड़ियां कहीं बहुत ज्यादा स्पीड में या फिर बहुत ज्यादा रश तो नहीं है। अगर गाड़ियों की आवाज में बहुत ज्यादा कमी है तो आप अपनी केन को उठाकर तो सामने थोड़ा सा लहरा लें और उसके बाद फिर अपना नॉर्मल वॉक डबल टैप टेक्निक को यूज करते हुए आप अपनी रोड को क्रॉस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो ब्रिटिश कंट्रीज हैं, मीन्स के वहां पे तो ऐसा होता है कि अगर व्हील चेयर के साथ कोई पर्सन है या फिर अगर वाइट केन के साथ कोई पर्सन आ रहा है तो वहां पे तो ट्रैफिक रुक जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई इशू प्रॉब्लम नहीं, सॉरी इस तरह का सीन नहीं है। तो हमें खुद ही अपने लिए इफेक्टिव जो है वो वेज तलाश करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी, ये हमारी थी वाइट केन टेक्निक्स, तो ये कंप्लीट हो चुकी हैं। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटेड गाइड टेक्निक्स को कवर करेंगे, जिसमें कोई इंस्ट्रक्टर ऐड करना चाहें या फिर मिस तैयबा आप अपना लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप बखैर वाफित होंगे इंशाल्लाह। तो कल हमने स्टार्ट की थी फिलॉसफी, उसके हमने फाउंडेशन पढ़ ली थी कि फिलॉसफी का जो डेरिवेटिव मीनिंग है वो क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या है, और हमने उसके कुछ की एरियाज देखे थे। 3 एरियाज थे, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, जिसमें हमने कहा था कि ऑन्टोलॉजी को मेटाफिजिक्स भी कहते हैं और ये इसमें क्या होता है कि कंसेप्ट ऑफ रियलिटीज पे बात करते हैं, नेचर ऑफ रियलिटीज। तो कुछ जो मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स के हामिल फॉलोअर्स हैं, ये जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं जो थिंग्स, उनको जस्ट वो कंसिडर करते हैं रियलिटीज, और वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को ऐसे ही समझते हैं जैसे आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। ठीक है, सॉरी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो चीज सामने नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। इसमें हमने देखा था कि बेनिफिट नॉलेज, यूजफुल नॉलेज, या जो अल्टीमेट गेन किया जाता है और परसीव किया जाता है। फिर हमने बात की थी कि एक्सियोलॉजी की। एक्सियोलॉजी क्या है? ये वैल्यूज के साथ डील करती है, नॉर्म्स के साथ डील करती है। वो कल्चरल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, व्हाटएवर। और इसमें हमने आगे 2 उसकी सब टाइप्स पढ़ी थी, या उसके सब सेगमेंट्स कह लें आप, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक मीन्स मोरल, यानी जो मोरल वैल्यूज हैं हमारी वो एथिक्स में कंसिडर की जाती हैं, जबकि एस्थेटिक का मतलब है कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। किसी भी कल्चर या स्टेट या सोसाइटी के नजदीक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस चीज को ब्यूटी कंसिडर करते हैं। तो ये तो फिलोसफी के की एरियाज हो गए। इसके बाद हमने इसकी 3 टाइप्स डिस्कस की थी, स्पेक्युलेटिव फिलोसफी, प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी एंड एनालिटिक फिलोसफी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। जो मुख्तलिफ नजरियात हैं, वो जो फिलोसफी को, या जो नेचर ऑफ नॉलेज है, या कंसेप्ट ऑफ रियलिटीज हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि कौन से वाले जो नजरियात हैं वो किस मेथड को या किस टाइप ऑफ करिकुलम को कंसिडर करते हैं, रिलायबल कंसिडर करते हैं, या उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, जिनके हमने पहले भी बात की थी कि वो एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, 384 बीसी में पैदा हुए थे। इनका कहना है कि जो आइडियलिज्म है बेसिकली वो आइडियाज पे बेस करता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज पे, स्पिरिचुअल रियलिटीज पे बेस करता है। उनके मुताबिक जो स्पिरिचुअल रियलिटीज हैं वही अल्टीमेट हैं, वही ट्रुथ हैं, और वो क्या है, प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से ही मुतय्यन है।
और आइडियलिस्टिक अप्रोच में जो है वो बेसिकली आइडियाज पे ही बात होती है, और माइंड और सोल को, स्पिरिट को वो कंसिडर करते हैं कि यही रियलिटीज हैं, और इनके थ्रू जो भी नॉलेज हमें गेन होता है वो ही असल में नॉलेज है, रिलायबल है। बाकी जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है या जो कह लें कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं चीजें, वो सारी की सारी मोर्टल हैं, और जो हमारी माइंड है, सोल है, स्पिरिट है, ये इमोर्टल है। इनको उन्होंने कंसिडर किया है इमोर्टल है, यानी यही रिलायबल है। बाकी जो मोर्टल चीजें हैं उनको वो फॉल्स कंसिडर करते हैं, और कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो भी माइंड एंड सोल पे डिपेंड करती है। ओके, तो अब इसमें क्या है कि वो मटीरियलिस्टिक जो रियलिटीज हैं उसको या उस वर्ल्ड को वो लेस इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं। इनके मुताबिक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो कि हर एस्पेक्ट से किसी भी इंडिविजुअल की बैलेंस्ड ग्रूमिंग करे, बैलेंस्ड डेवलपमेंट करे, जिसमें उनको मॉरल वैल्यूज अंडरस्टैंड मतलब वो कर सकें, और उन मॉरल वैल्यूज को ना सिर्फ वो अडॉप्ट करें बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में भी उनको ट्रांसमिट किया जाए। तो जो उनका अबाव अजदाद का नॉलेज है स्पेशली, वही उनको कंसिडर करते हैं। इनके मुताबिक टीचर को वो अथॉरिटी कंसिडर करते हैं, और लेक्चर मेथड को, क्वेश्चन आंसर टेक्निक को, जिसको हम सोक्रेटिव मेथड भी कहते हैं, इनको वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि टीचर ही अथॉरिटी है, और ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। यानी करिकुलम भी उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको मोरल वैल्यूज सिखाई जाएं, और जो बेसिक आइडियाज हैं हमारे, वही सोर्स ऑफ नॉलेज हैं और रिलायबल हैं। और इनके मुताबिक डिसिप्लिन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। प्लाटो की एक फेमस बुक है रिपब्लिक, ठीक है। ये था हमारा आइडियलिज्म। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं रूसो। इनके मुताबिक जो अल्टीमेट रियलिटी है वो नेचर है, यानी कि जो भी मज़ाहिर फितरत है वो सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हैं। बाकी वो कहते हैं कि माइंड, सोल, स्पिरिट ये कुछ भी नहीं है। उनके नजदीक ये जो बिलीव्स हैं, या जो माइंड है, सोल, स्पिरिट है, जो बेसिक आइडियाज हैं, उनको वो कंसिडर नहीं करते, निगेट करते हैं। और उनका कहना है कि जो माइंड की बजाय, चूंकि ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर रखता है, तो जो सोच भी है वो माइंड की बजाय सबसे पहले ब्रेन में आती है। तो माइंड चूंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंग है तो उसको वो निगेट करते हैं। इनके मुताबिक गेटवे ऑफ नॉलेज जो है वो सेंसेस हैं, कि जो भी नॉलेज सेंसेस के थ्रू परसीव किया जाएगा, गेन किया जाएगा, वो रिलायबल है, ट्रू है। और ये ह्यूमन लिबर्टी की बात करते हैं, क्योंकि रूसो का ख्याल है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है तो उसको लिबर्टी होनी चाहिए। जो करिकुलम है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, या फिर जो इंडिविजुअल है वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सके, और वो अपनी अपनी नीड्स के मुताबिक, यानी कि जो सोसाइटी की नीड है या जो भी इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, उसके मुताबिक वो सब्जेक्ट्स चूज करे और लर्न करे। इनके मुताबिक भी जो करिकुलम है या जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बैलेंस्ड ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट करे किसी भी इंडिविजुअल की, यानी कि उनको सिर्फ आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो चाहें अपनी मर्जी से पढ़ें, और ये टीचर को जस्ट फैसिलिटेटर कंसिडर करते हैं। इनके मुताबिक जो नॉलेज है वो टीचर एक्चुअल फॉर्म में कन्वे करे, ट्रांसमिट करे, और ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा कंसिडर करते हैं। इनके मुताबिक जो रोल प्ले मेथड है या लर्निंग बाय डूइंग है, इनको वो कहते हैं कि इन मेथड्स के थ्रू टीच करना चाहिए, या लर्निंग बाय डूइंग में स्टूडेंट्स को इंगेज करना चाहिए। और इनके करिकुलम के अंदर या जो इनके टीचिंग मेथड्स हैं, इनकी लर्निंग है, वो उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। मैनिपुलेशन, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि जो नॉलेज है एक्चुअल फॉर्म में टीचर कन्वे करे, और स्टूडेंट्स के लिए उनको किसी किस्म की भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वो कहते हैं कि करिकुलम के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं होने चाहिए, स्टूडेंट्स की विल और इंटरेस्ट के मुताबिक उनको सब्जेक्ट चूज करने का राइट होना चाहिए, और टीचर्स इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जो रियलिटीज हैं, अल्टीमेट रियलिटीज हैं, उनके मुताबिक वो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि वैल्यूज जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वैल्यूज हैं वो अपडेट होती रहती हैं।
और इनकी एक जो फेमस बुक है वो है कन्फेशंस, यानी उन्होंने अपने आखिरी अय्याम में एक बुक लिखी थी, मेरे इतराफात, जिसमें उन्होंने ये इतराफ किया था कि बच्चों को ज़्यादा लिबर्टी नहीं देनी चाहिए और इनको डिसिप्लिन कोई सख्त निगेट करते हैं, यानी इनके मुताबिक डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रियलिज्म। रियलिज्म और नेचुरलिज्म सिमिलर टू हैं, यानी कि एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तो इसमें भी वो सारी चीजें जो कि माइंड, सोल, स्पिरिट, स्पिरिचुअल रियलिटीज, स्पिरिचुअल आइडियाज, इन सब चीजों को, डिसिप्लिन को वो निगेट करते हैं और वो भी सिविल लिबर्टी की बात करते हैं। एरिस्टोटल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और एरिस्टोटल इसके लिए फादर ऑफ रियलिज्म कंसिडर होते हैं। इसके अदर एक्सपोनेंट्स भी हैं, ब्रेकले एंड कॉन्ट। ये भी एंशिएंट है, ग्रीक फिलॉसफी है। ये भी ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करती है। वो कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सिविल लिबर्टी की बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसको एक अच्छा सिटीजन होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और उसकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो भी बैलेंस्ड ग्रूमिंग होनी चाहिए, बैलेंस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा शहरी बन सके और अच्छा माशरा तश्कील दे सके। इनके मुताबिक जो एम ऑफ एजुकेशन है वो भी बैलेंस डेवलपमेंट ही है किसी भी इंडिविजुअल की। टीचर का रोल है कि वो नॉलेज को ट्रांसमिट करे और इसमें भी मैनिपुलेशन का राइट नहीं है टीचर के पास और लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए। प्रैक्टिकल लर्निंग में प्रैक्टिकल अप्रोचेस के थ्रू उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म जॉन डेवी का जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है। बेसिकली जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है वो तो प्रोग्रेसिविज्म है, लेकिन वो डिराइव्ड प्रेगमेटिज्म से ही हुआ है। तो इसके फिर जो एक्सपोनेंट हैं वो है जॉन डेवी। ये एक मॉडर्न फिलोसफी है, मॉडर्न प्लस अमेरिकन फिलोसफी। ये एक ग्रीक वर्ड प्रेगमा से डिराइव की गई है जिसका मतलब है एक्टिव एंड एफिशिएंट। अल्टीमेट रियलिटी इनके मुताबिक भी कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि वैल्यूज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और ना सिर्फ न्यू ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करना चाहिए और वैल्यूज को या जो हमारी लर्निंग है उसको थ्योरेटिकल लर्निंग की बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करती है। ये भी वो कहते हैं कि मॉडर्न एज के मुताबिक, यानी कि इंडिविजुअल को इस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी बैलेंस डेवलपमेंट, कि वो माशरे की जो भी जरूरत है उसको वो मीट कर सके। इनोवेटिव लर्निंग पे बात करते हैं ये भी और कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू इनको लर्निंग में इंगेज करना चाहिए, जो कि प्रोजेक्ट मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है और लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स के पास लिबर्टी है कि वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज करें, जो भी वो लर्न करना चाहते हैं और जिस तरह लर्न करना चाहते हैं वो लर्न करें अपनी विल और इंटरेस्ट के मुताबिक, एप्टीट्यूड के मुताबिक। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीचर जस्ट फैसिलिटेटर है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है वजूदियत, वो चीजें जो कि वजूद रखती हैं। ये इंट्रोड्यूस करवाया है किरकेगार्ड, जीन पॉल एंड जीन साथरे ने। ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं, लेकिन जो किरकेगार्ड हैं वो कहते हैं कि ना सिर्फ जो रियलिटीज हैं उनको ये फोकस करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि एक एडमिटेड फैक्ट है, एक रियलिटी है कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, गॉड अवेलेबल है, गॉड मौजूद है जो कि सारा निज़ाम चला रहा है। तो उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और लोगों को भी यही एडवाइस करते हैं कि एक अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और ये एक ट्रुथ है, रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है। ना सिर्फ वो ट्रेडिशंस को बल्कि न्यू वैल्यूज दोनों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। और टीचर और स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उसमें भी वो इक्वालिटी को ज्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि टीचर भी मतलब ये स्टूडेंट सेंटर्ड ही है, लेकिन टीचर्स को भी वो इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं जैसे कि वो स्टूडेंट्स को देते हैं, कि स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या जो भी मेथड या जो भी वो सब्जेक्ट्स लर्न करना चाह रहा है, तो उसमें टीचर का भी की रोल है कि टीचर अपनी मर्जी से इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करे, वो मैनिपुलेशन करे। और ये भी कहते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं कि इंसान को ऐसे एट्रीब्यूट्स
सिखाने चाहिए टीचर को, उनको ऐसे एट्रीब्यूट सिखाने चाहिए जो कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, जो आगे चल के उसकी मुआशी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सके, वो एक अच्छा सिटीज़न बने और अच्छा मुआशरा तश्कील दे सके, और वो यानी एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो एक अच्छा इंसान बन सके। तो ये तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये है फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके अलावा इनकी अलावा एजुकेशनल फिलोसफीज हैं, वो एक एक्टिविटी हम कल क्लास में करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स एजुकेशनल फिलोसफीज को देख कर आएंगे और यहाँ पे एक एक फिलोसफी को आपने डिस्क्राइब करना है। पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या कंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये 4 जो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं, अब आप इनको देख कर आइएगा, तो इंशाल्लाह कल इनको क्लास में डिस्कस करेंगे। स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू जी। सो आई होप आप लोगों ने बहुत केयरफुली सुना होगा लेक्चर को, एंड ऑफ कोर्स आपको सब समझ भी आया होगा। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।